हेलो नमस्कार, मेरे प्यारे बच्चों में आ गया हूँ आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में। इस सीरीज में जो हम लोग का आज का लेक्चर होने वाला है वो गुप्ता डायनेस्टी के होने वाला है, यानी कि गुप्त साम्राज्य, जो कि बहुत विशाल साम्राज्य है। जिस प्रकार अशोक का साम्राज्य था उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य की भी तुलना होती है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। मैं क्या इसकी तारीफ करूँ, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा साम्राज्य है। देखते हैं क्या क्या है, देखते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो माई सेल्फ संजीव वाजपेयी, मैं यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ और आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ जो कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर जीएस के पेपरों में, ये जो कंपटीशन एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो उनको एक समरी वाइज मैंने ला के आपके सामने रख दिया है, जिससे आपको ईजी पड़े समझ में आए। तो चलते हैं, लेक्चर नंबर मेरा 23 होगा और इसके साथ ही टोटल 50 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे। लगभग टोटल वीडियो जो है 50 है, लेकिन उसमें से हिस्ट्री में 23 वीडियो है। तो अगर आप लेक्चर वाइज लाइन वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा एंजॉय होगा और समझ में भी आएगा कि हिस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ी है, ठीक है। तो आगे मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा, तो चलिए देखते हैं क्या है वो। तो पहली चीज़ देखिए आप लोग शानदार तरीके से, पहली चीज़ श्रीगुप्त संस्थापक थे। देखिए गुप्त साम्राज्य जो है ईस्वी के बाद का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य है, मैं कह सकता हूँ 100% कह सकता हूँ, कोई कहे मैं कह सकता हूँ। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी, ध्यान रखिएगा ईस्वी में बात आ गई है, यानी कि अब हम सन में आ गए। जैसे कि 2021 चल रहा है, उसमें स्टार्टिंग में ये सन था 319 ईस्वी 550 ईस्वी में, तब कौन था? गुप्त साम्राज्य था। और संस्थापक कौन था उसका? श्रीगुप्त हुए थे। श्रीगुप्त उसके संस्थापक हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये कुषाणों के सामंत थे। ये क्या थे मैं आपको बता देता हूँ, ये कुषाणों के, ठीक है मैं लिख देता हूँ, कुषाणों के, ये कुषाणों के सामंत थे। अच्छा सामंत क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें आपको आगे जब सामंत आए तो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सामंत का मतलब ये होता है कि किसी राजा ने मान लीजिए ये जमीन जीत ली, ये पूरा स्थान जीत लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर में वो शासन करेगा, यानी कि सेंटर में तो राजा बैठेगा, यानी कि अब वो क्या करेगा भाई, सारी जमीन को तो वो देख नहीं सकता, तो वो जितने हिस्सेदार होंगे, मतलब जब उसने युद्ध जीता था उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनको कुछ हिस्सा मान लीजिए उसने क्या किया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ दे दिया किसी को, यहाँ पर किसी को दे दिया, यहाँ पर भी। तो इससे क्या होता था कि सेंटर पर लोड कम पड़ता था, सेंटर पर क्या होता था, लोड कम पड़ता था इससे काम का, और वो सारे काम जो अलग अलग जगह पर होते थे वो स्वयं वहां निपटा लिया करते थे। लेकिन मान लीजिए कभी कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो यही आगे भी खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए कहीं न कहीं, तो इससे राजा को सपोर्ट भी होता था। लेकिन कभी कभार मान लीजिए राजा कभी हार जाता है तो ये लोग अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया करते थे। मेरी बात समझ में आ गई? एक तरीके से जो सेंटर में राजा होता था उसी के अधिगत उसके सामंत हुआ करते थे। तो जब कुषाण शासन था तो कुषाण के शासन में जो श्रीगुप्त थे ये क्या थे, ये उनके सामंत थे। और जब कुषाण वंश तहस नहस हुआ, यानी उसका जब टाइम हुआ, वो जब समाप्ति पर हुआ, जब वो डिक्लाइन कर गया कुषाण वंश, तो कुषाण वंश के डिक्लाइन करने के बाद कहीं ना कहीं श्रीगुप्त ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राजा घोषित कर दिया कि अब तो भाई जब सेंटर का इनके ऊपर कोई अधिकार ही नहीं बचेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो भाई, जब ये जब हार जाएगा तो फिर इनके ऊपर जो एक प्रेशर, जो एक मानसिक चीज है वो कहीं नहीं खत्म हो जाएगी। इस वजह से अपने आप को फ्री घोषित कर दिया करते थे। तो मेरी बात समझ में आ गई? सामंत क्या हुआ करते थे? तो ये सामंत हुआ करते थे उस समय के। अब आगे चलते हैं, तो सामंतों में सबसे पहली बार स्थापित किया इन्होंने गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का नाम पड़ गया श्रीगुप्त। ये डायनेस्टी बहुत आगे जाएगी, जब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, लेकिन ज़्यादा कोई खास काम नहीं है ना। आगे चलते हैं, जो काम हुआ इनके बेटे द्वारा हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया जरा देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया और गुप्त संवत की शुरुआत कर दी, यानी कि इन्हीं के नाम से गुप्त संवत भी चलने लगा। और इन्होंने किस नाम से उपाधि ग्रहण की? महाराजा धीराज कहलाए। ध्यान समझ लीजिएगा, इनको जो उपाधि मिली है वो महाराजा धीराज की उपाधि लेकर ये सिंहासन पर क्या हुए थे, बैठे थे। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। लिच्छवी एक जगह है, ये कहाँ पर आप जान सकते हैं? लिच्छवी कहीं ना कहीं
ये जो हमारा नेपाल का एरिया है जहाँ लुम्बिनी वन है वहाँ के आसपास का ये एरिया है, ठीक है। मैं आपको एक हल्का साइड दे दूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनसे उत्पन्न पुत्र लिच्छवी दोहित्र कहलाया, क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी थी इसलिए उनसे पुत्र उत्पन्न जो हुआ उसका नाम लिच्छवी दोहित्र हुआ। और लिच्छवी दोहित्र कौन था? इसका नाम था समुद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त और राजकुमारी लिच्छवी का जो पुत्र था वो यहाँ पर समुद्रगुप्त के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। महान आदमी है, महान महत्वाकांक्षी राजा मैं इसको कह सकता हूँ। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की कुछ और अन्य उपाधियां देख लेते हैं। इनको शमरशय कहा जाता है, शमरशय। अपने को एक उपाधि दी इन्होंने, शमरशय, ठीक है। सर्वो राजोच्छेता कहते हैं, सर्वो राजोच्छेता मतलब सर्व सभी जगह हिंदुस्तान में, भारत के अंदर इनका राज्य और साम्राज्य हो गया था उस समय। अच्छा, अश्वमेध पराक्रम, इन्हीं को अश्वमेध पराक्रम कहा जाता है। कहते हैं जब इन्होंने अश्वमेध किया था तो इनके घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा था, किसी की हिम्मत भी नहीं थी पकड़ने की। आगे चलते हैं। कांच, कांच एक उपाधि और है, कांच दिया गया है इनको एक नाम। आगे चलते हैं। अब समुद्रगुप्त ने कहीं ना कहीं अपने यहाँ की कलाकृतियां, आकृतियां, मुद्राओं पर भी बहुत ध्यान दिया। देखिए उससे जुड़ी बातें आपको बताता हूँ। समुद्रगुप्त के सिक्के में बीड़ा बजाते हुए स्वयं को मुद्रित किया, यानी जब वो युद्ध करते थे, नहीं तो वो अपना संगीत गायन में भी ध्यान देते थे। और कविराज की उपाधि भी लिए हुए थे, कविराज भी कहा जाता है उनको। और जो बीड़ा बजाते थे, जो समय के सिक्के हैं उनमें बीड़ा बजाते हुए स्वयं दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको पहले बताइए। पहला राजा है जिसने अपने आप को बीड़ा में क्या किया, बीड़ा बजाते हुए सिक्के के ऊपर क्या किया है, चित्रित करवाया है, ठीक है, या मुद्रित करवाया मैं कह सकता हूँ। समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां और सैन्य अभियान को की जानकारी उनके दरबारी, देखिए इनके एक दरबारी थे, उनके दरबारी हरिशेन, इनके दरबार में कवि रहा करते थे जिनका नाम था हरिशेन। और हरिशेन ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति एक बुक का नाम है, ध्यान समझ लीजिएगा, में अवतरित की है, मतलब इनकी सारी चीजों की घटनाओं को वर्णन उसने कर दिया है। ये संस्कृत भाषा में है, मतलब इसके अंदर जो भी नॉलेज मिलेगी आपको वो संस्कृत के अंदर मिलेगी। इसी से समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन मिलता है, मतलब इसी किताब के अंदर वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध नामक यज्ञ भी किया था, है ना। मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता था कि जब आदमी जब राजा बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में जीत लिया करता था तो उसके बाद वो अश्वमेध यज्ञ कर दिया करता था, घोषणा करवाता था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उससे मेरा अंतिम युद्ध होगा। लेकिन अगर कोई नहीं पकड़ता था तो उसको कहीं ना कहीं कह दिया जाता था कि ये सर्व साम्राज्य इसके हाथ में आ गया है, वो सर्व राज्योच्छेता हो गया है, उसके अधिकार में सब कुछ आ गया है ना, वो सब कुछ ही अपने ऊपर ले लिया करता था। इसी से समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है, मैं अभी यहीं पर था। आगे चलते हैं। लेकिन मृत्यु का कहीं उल्लेख नहीं है, एक बात समझ लीजिए, कहीं भी मृत्यु का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जो कि बड़ी ही विशेष बात हमें निकल के आती है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु का उल्लेख हमें पता ही नहीं चलता इस ग्रंथ से। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान के क्रम में अलग अलग राजाओं के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है, ऐसा नहीं कि हम सबको एक ही तरीके से हरा सकते हैं, है ना। हर राजा की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है और उस कमजोरी को जानकर और उसके अकॉर्डिंग अगर हम रणनीति बना के काम करेंगे तो हमें जीत जल्दी मिलेगी और आसानी से मिलेगी। इसी चीज की नीति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान के क्रम में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नीतियों का वर्णन किया है। ध्यान से देखिए, समझ जाइए इस बात को। आगे चलते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त ने प्राचीन भारत को अनोखे साम्राज्यवादी रूप में स्थापित कर दिया। देखिए समुद्रगुप्त के टाइम पर शासन सत्ता बहुत अच्छी थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छा था, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो एक अलग साम्राज्यवादी रूप, यानी कि सब खुश हैं, कोई जगह दुखी नहीं है, सब बढ़िया हंस खुश रहे हैं, है ना, साम्राज्य में दुखी है। अशोक की तरह नहीं है, परेशान है। अशोक सिर्फ अपनी ही नीतियों पर ध्यान देते, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। कुशल सैन्य निरीक्षण के कारण, अब एक अंग्रेज हुए हैं, इनका नाम है स्मिथ, ये एक राइटर हैं, ठीक है, और ये हिस्ट्री, और इन्होंने बताया कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन बन चुका है, बहुत बार चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ये बात किसने कही थी, स्मिथ ने कही,
डॉक्टर स्मिथ ने कही। आगे चलते हैं। जैसे इस समय मुख्यमंत्री होते हैं वैसे ही उस समय सामंत हुआ करते थे। मैंने अभी आपको सबसे पहले सामंत के बारे में बताया था कि सामंत व्यवस्था क्या होती है। और जैसे ही केंद्र का शासन कमजोर पड़ा, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे। मैंने बताया ना, उसको राजा बना दिया करते थे। जैसे सबसे पहले शिवगुप्त बने, संस्थापक गुप्त वंश के। आगे चलते हैं। गुप्त वंश ने हिंदू धर्म को बहुत महत्व दिया। समुद्रगुप्त की मौत का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब कई ग्रंथ और भी पढ़ी है, तब भी कहीं इसका साक्ष्य हमें नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। समुद्रगुप्त अपने शासन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। ये बात हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है, जो हरिशेन ने लिखी थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये बात हमें प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है ना। पता चली है कि उन्होंने अपने जितने भी युद्ध लड़े हैं सभी जीते, मतलब किसी युद्ध में उनकी हार हुई नहीं, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से तो नेपोलियन, ये लाइन मैंने खुद बना के लिखी है, क्योंकि मैंने जो जीएस पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, उसके आधार पर जो बुक से ज्ञात प्राप्त हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोप का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, नेपोलियन तो अपना अंतिम युद्ध हार गया था। नेपोलियन जो था वो अपना अंतिम युद्ध हारा था, लेकिन समुद्रगुप्त तो अपने जीवन में कोई युद्ध हारे ही नहीं। तो मुझे तो जस्ट उल्टा कहना चाहिए। तो मेरी थॉट के हिसाब से तो ये बात यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन मैंने अपने हिसाब से बनाई है यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां और सैन्य अभियान, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो जाइएगा कहीं नहीं, ध्यान के बैठिएगा। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला हूँ, तो आपको आगे बढ़ाएंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे में क्या है कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। ध्यान रखना, जीवन में अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जीवन में जो भी सक्सेस हुआ है उसने अपने कंफर्ट जोन को त्याग दिया है, तभी वो सक्सेस हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी 4 घंटे मेहनत करते हैं अपने जीवन में, तो आप उसको बढ़ाइए और जितना ज़्यादा मैक्सिमम ले सकते हैं मैक्सिमम दीजिए, क्योंकि 100% तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जितना आप मैक्सिमम करेंगे उतना आप सक्सेस से करीब होंगे। ये थॉट है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगला पॉइंट देखिए, थॉट ऑफ द डे ऑफ नंबर 2। ये तो फर्स्ट थी, 2 आया। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में निकाल दो। मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। इसलिए आपको अपने हिसाब से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, कहाँ लगाना है, किस तरीके से हमको सक्सेस लेनी है, इसके लिए आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप सोते रहिए, कोई जगाने वाला नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो आज इन्हीं थॉट्स के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। तो टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे।